अब बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग हाइजेन प्रिंसिपल। ये जो दो डेरिवेशन है वो दो डेरिवेशन आने के ज्यादा चांसेस हैं, मतलब हमें दो लॉ प्रूफ करने होते हैं, एक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एक लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब कि स्नेल्स लॉ बाय यूजिंग कंसेप्ट ऑफ वेव फ्रंट या बाय यूजिंग हाइजेन प्रिंसिपल। ये क्वेश्चन रहता है कि प्रूफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बाय यूजिंग कंसेप्ट ऑफ वेव फ्रंट या प्रूफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बाय यूजिंग कंसेप्ट ऑफ हाइजेन प्रिंसिपल। सो देखिए यहां पे दो रेज इंसिडेंट हो रहे हैं, रे 1 और रे 2। जब रे 1 ए पॉइंट पे था, तो रे 2 बी पॉइंट पे था, और इन दोनों को उस टाइम पे हमने ज्वाइन कर दिया बिकॉज वेव फ्रंट का डेफिनेशन है लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल वाइब्रेटिंग इन सेम फेज एट द सेम टाइम। मैं केवल दो रेज ले रहा हूं, ऐसे इनके बीच में बहुत सारे रेज होंगे, बहुत सारे पैरेलल रेज मिरर पे गिर रहे हैं, बट मैं स्टार्टिंग का और लास्ट का रेज ले रहा हूं केवल, बिकॉज दो रेज से मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं, ज्यादा रेज लूंगा तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। सो रे 1 जब ए पॉइंट पे गिरता है और रे 2 उसी टाइम पे बी पॉइंट पे होता है, इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो आपको एक वेव फ्रंट मिलेगा। दैट वेव फ्रंट इज नोन एज इंसिडेंट वेव फ्रंट, बिकॉज अभी सारे के सारे रेज इंसिडेंट कर रहे हैं और इसके एक इंस्टेंट के बाद रे 1 रिफ्लेक्ट कर जाएगा, इसलिए इसी समय मैंने बना दिया इंस्टेंट वेव फ्रंट। जैसे ही रे 1 सरफेस पे गिरा और रे 2 अभी यहां पे है, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, ए बी इज इंसिडेंट वेव फ्रंट। अब देखिए इसके जस्ट एक इंस्टेंट बाद रे 1 तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, लेकिन रे 2 अभी भी आगे गिर रहा होगा। तो जब रे 1 रिफ्लेक्ट होकर यहां पे पहुंचा, उस समय रे 2 जस्ट इंसिडेंट हुआ, मतलब रे 2 यहां पे डी पॉइंट पे पहुंचा और गिरते ही रे 2 रिफ्लेक्ट हो गया होगा। जैसे ही गिरा होगा एट द सेम इंस्टेंट वो रिफ्लेक्ट हो गया होगा। तो जैसे ही रे 2 गिर के रिफ्लेक्ट हुआ, रे 1 जो है वो सी पॉइंट पे पहुंचा था। अब इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो मुझे CD मिलेगा, दैट वुड बी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, बिकॉज रे 1 तो ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो चुका है और रे 2 गिरते ही रिफ्लेक्ट हो गया। जैसे ही रिफ्लेक्ट हुआ मैंने नया वेव फ्रंट ड्रॉ कर दिया, दैट वेव फ्रंट इज नोन एज रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो CD इज रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट और AB आपका है इंसिडेंट वेव फ्रंट। तो ये पूरी कहानी जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, देखिए डेरिवेशन जब भी आता है, जहां तक मैं आपके साथ शुरू से डिस्कस करते आ रहा हूं, तो डेरिवेशन में डायग्राम, कंसीडर वगैरह वाला पार्ट जिसे मैं कहानी यूजुअली बोलता हूं, मतलब डायग्राम को एक्सप्लेन करना है, नथिंग एल्स। ठीक है, आपके साथ जो डायग्राम का डिस्कशन किया वही बस लिखना है, एंड देन डेरिवेशन का मेन बॉडी। तो डेरिवेशन का मेन बॉडी हम डिस्कस कर रहे हैं, बट आई होप आपको डायग्राम क्लियर हो गया होगा। एंड दिस इज द डायग्राम का एक्सप्लेनेशन। क्या एक्सप्लेनेशन है? दो रेज इंसिडेंट कर रहे हैं 1 and 2, लेट AB बी द इंसिडेंट वेव फ्रंट। ठीक है, रे 1 रिफ्लेक्ट कर गया, रे 2 रिफ्लेक्ट कर गया, CD बी द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। देखिए इंसिडेंट वेव फ्रंट जैसे आपने पढ़ा होगा अर्लियर क्लासेस में, क्लास 8 क्लास 10 में, इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है, दैट इज एंगल I, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसी तरीके से इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये वाला एंगल, ये तो गलत कर दिया है, इंसिडेंट वेव फ्रंट AB जो मिरर के साथ एंगल बनाएगा, दैट इज ऑल्सो एंगल I। देखिए सिंपल सा रीजन है, नॉर्मल मिरर के परपेंडिकुलर होता है, तो मैं बोल सकता हूं मिरर नॉर्मल के परपेंडिकुलर है, और इंसिडेंट वेव फ्रंट AB रे के परपेंडिकुलर है। तो नॉर्मल और रे के बीच में जो एंगल होता है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय डेफिनेशन। तो नॉर्मल का परपेंडिकुलर जो कि मिरर है और इंसिडेंट रे का परपेंडिकुलर जो कि उसका वेव फ्रंट है AB, इनके बीच में भी एंगल I ही होगा। दो लाइन के बीच में अगर एंगल थीटा है तो उनके परपेंडिकुलर के बीच में भी एंगल थीटा ही होगा। तो इंसिडेंट वेव फ्रंट जो मिरर के साथ एंगल बनाता है, दैट इज एंगल I। इन द सिमिलर वे रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट CD जो मिरर के साथ एंगल बनाता है, दैट इज एंगल R। तो एंगल I ये हो गया, एंगल R ये हो गया। आप डायग्राम को बना लीजिए और कंसीडर वगैरह वाला पार्ट लिख लीजिए। आई होप आपने लिख लिया होगा। अब डेरिवेशन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो ये रहा, यहां पर डायग्राम में जैसे मैंने बताया कि थोड़ा सा एरर है, ये नहीं होगा, केवल इतना पार्ट। दिस इज एंगल इंसिडेंस, दिस इज एंगल रिफ्लेक्शन। तो देखिए इसका प्रूफ बहुत ही सिंपल है, बच्चों को थोड़ी परेशानी होती है बट बहुत सिंपल प्रूफ है। द फर्स्ट थिंग इज कि आपको डायग्राम बनाने आना चाहिए। अगर आपने डायग्राम बना लिया तो प्रूफ कुछ नहीं, क्लास 10th का मैथ्स है, सिंपल कन्ग्रुएंसी। देखिए डायग्राम में मैं आपको फिर से बता दूं, रे 1 और रे 2 रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, इंसिडेंट हो रहे हैं, बहुत सारे रेस हैं इनके बीच में, बट हम केवल फर्स्ट और लास्ट रे को ले रहे हैं। तो जैसे ही रे 1 गिरा, मिरर पे गिरा, और रे 2 यहां पे था बी पॉइंट पे, उसी समय मैंने एक वेव फ्रंट ड्रॉ कर दिया। दैट वेव फ्रंट इज नॉन एज इंसिडेंट वेव फ्रंट। थोड़े टाइम बाद, मतलब जस्ट एक इंस्टेंट के बाद, रे 1 तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, रे 2 गिर रहा होगा। रे 2 आपका डी पॉइंट पे जब पहुंचा तो रे 1 सी पॉइंट पे पहुंच गया होगा और रे 2 गिरते ही रिफ्लेक्ट हो गया। तो CD इज
रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, AB इज इंसिडेंट वेव फ्रंट, CD इज रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। इंसिडेंट वेव फ्रंट जो मिरर के साथ एंगल बनाता है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट जो मिरर के साथ एंगल बनाता है दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, पहले भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हमें प्रूफ करना है इसमें, ये गलती से चल गया, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। तो इसके लिए मैं दो पेयर ऑफ ट्राइंगल लूंगा और उसका कंग्रुएंसी प्रूफ करूंगा। एक ट्राइंगल है ABD, ये 90 डिग्री का एंगल है, आपको पता है, क्योंकि हम लोग जो वेव फ्रंट ड्रॉ करते हैं वो रेज से परपेंडिकुलरली ड्रॉ करते हैं। ये भी 90 डिग्री का। तो मैं दो ट्राइंगल ले रहा हूं, ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD। D एंड ट्राइंगल ACD। इन दो ट्राइंगल में देखिएगा, सबसे पहले तो मैं लिख सकता हूं एंगल B इक्वल टू एंगल C, दोनों 90 डिग्री का है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, बोथ इक्वल टू 90 डिग्री टू 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री का है। इसके अलावा AD, दोनों में AD है, दोनों में सेम ही AD है, तो AD इज इक्वल टू AD कॉमन। इसके अलावा देखिए, जब रे 1 A पॉइंट पे था तो रे 2 B पॉइंट पे था। कुछ देर के बाद, मान लेते हैं डेट टाइम इज T टाइम के बाद रे 1 C पॉइंट पे पहुंचा और रे 2 D पॉइंट पे पहुंचा। तो AC एंड BD बोथ आर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन द सेम टाइम T। तो AC और BD दोनों लाइट के द्वारा डिस्टेंस कवर किया गया है इन द सेम टाइम T। तो AC इज इक्वल टू BD, both are distance traveled by the light in the same time T, because रे 1 जब A पॉइंट पे था, रे 2 B पॉइंट पे था। T टाइम के बाद रे 1 C पॉइंट पे पहुंचा और रे 2 D पॉइंट पे पहुंचा। तो AC is equal to C into T, C is the speed of light, C into T, and BD is also equal to C into T, C is the speed of light। तो both are distance traveled by light in same time T। AC is equal to BD is equal to C into T। ठीक है, तो ये तीनों बराबर हुआ। अब देखिए, RHS कंग्रुएंसी आपको पता है, R मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, H मतलब कि हाइपोटेनस और S मतलब कि साइड। तो बाय RHS कंग्रुएंसी हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू ट्रायंगल ACD। तो RHS कंग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हुआ, और जब भी कंग्रुएंट होगा तो बाय CPCT, कंग्रुएंट पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, एंगल I इक्वल टू एंगल R बोल सकते हैं। सो बाय RHS कंग्रुएंसी, क्लास 10th का मैथ्स आपको याद होगा, RHS कंग्रुएंसी एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक हाइपोटेनस और एक साइड। बाय RHS कंग्रुएंसी triangle ABD is congruent to triangle ACD. Triangle ABD is congruent to triangle ACD. So by CPCT congruent part of congruent triangle क्या होगा, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, जो कि आपको प्रूफ करना था। हैंस प्रूव्ड, यहीं तक प्रूफ करना था। यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे BD पहले लिखे हैं तो बेटर होगा कि आप यहाँ पे BD को पहले लिख दीजिए और AC को बाद में। हालांकि कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बट मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक रहेगा। बात वही है, दोनों BD को पहले लिख दीजिए, AC इक्वल टू BD लिखा था तो BD इक्वल टू AC लिख दीजिए, क्योंकि ऊपर ABD वाला ट्रायंगल पहले है, ACD वाला बाद में है। सो आई थिंक आपको डेरिवेशन समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है। डायग्राम अगर हमने बना लिया तो उसके बाद क्लास 10th का कंग्रुएंसी का मैथ्स है, जो आपने बहुत प्रैक्टिस किया होगा, जिसका आई होप आपने इसको लिख लिया होगा।